हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 6 विज्ञान का पाठ 4 जिसका नाम पौधों को जानिए है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और उन्हें समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज देखिए जो क्वेश्चन है पहला वो लिखा हुआ है कि पौधे में तने का क्या कार्य है। ठीक है, तो पौधा जो होता है उसमें तना जो है एक मुख्य कार्य निभाता है। जैसे आपने देखा होगा तना, जैसे ये हमारा पौधा है मान लीजिए और नीचे इसके ज़मीन से नीचे जड़ हैं, तो ये इसका तना है जहाँ पर पत्तियाँ की टहनियाँ वगैरह लगी होती हैं। ठीक है, तो ये तना आप देख रहे हैं ये इतना मजबूत है कि सबसे पहले तो इस पौधे को ये खड़ा रखता है बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो इसके यही इसका एक तो कार्य हो गया कि तना जो है पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। दूसरा कार्य कि ये जो नीचे जो जड़ हैं, देखिए जड़ों का काम होता है, जड़ का काम क्या होता है, जड़ का काम होता है जल और खनिज पदार्थों को ज़मीन में से, यहाँ पर ये जो मिट्टी होती है जैसे मिट्टी में से उनको अवशोषित करके ये तने को दे देती हैं और तना उनको फिर पूरे पौधे में अलग अलग भागों तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो ये दो इसके मुख्य कार्य होते हैं किसके बच्चों, तने के। ठीक है, अब आंसर देखते हैं, आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर में जो लिखा है इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये देखिए ये अब आपका आंसर पढ़ते हैं। पहला, तना मुख्य रूप से पौधे की जड़ों से जल व खनिज लवण को प्राप्त कर पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये इसका पहला कार्य होगा कि जड़ों से वो क्या लेगा, जल व खनिज लवण, और उसे पत्तियों तक और पूरे पौधे के भागों तक पहुंचाता है। तना पौधे को सीधा खड़ा रखने में भी सहायता करता है। ये इसका दूसरा मुख्य कार्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कार्य हो गए तने के। अब अगला देखते हैं, एक क्रियाकलाप द्वारा समझाएं कि तना जल का संवहन कैसे करता है। देखो, तो तना जो है वो जल का संवहन करना मतलब स्थानांतरण करना, उसका स्थानांतरण करना कि तना ने, जैसे जड़ ने, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा तने का कार्य क्या होता है कि जो जड़ जल देती है उसको पूरे उनमें पहुंचा देते हैं, पूरे भागों में, है ना, पत्तियों में मेनली। तो अब वो स्थानांतरण हो रहा है ना, जैसे ये आपका तना है तो ये जड़ तो यहाँ नीचे वाले भाग को केवल दे रही है जल, उसके बाद वो पूरे भाग में आगे तक जा रहा है, तो वो स्थानांतरण हो रहा है जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यही प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे संवहन का मीनिंग कि वो स्थानांतरण किस तरह से कर रहा है जल का। तो अब हमने एक क्रियाकलाप की मदद से यही समझना है कि जल का स्थानांतरण जो है वह तना कैसे करता है। तो इसके लिए ये देखिए आपके बुक में ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल अच्छे से चित्र के द्वारा बताया हुआ है तने का कार्य और उसका साथ में संवहन कि वह किस तरह से संवहन का कार्य करता है। तो यहाँ ये देखिए, ये आप ये देख रहे हैं ये गिलास है, इस गिलास में पानी लिया है, इसको करीब हमने 1/3 भर लेना है पानी से। ठीक है, उसके बाद इसमें लाल रंग आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लाल स्याही इसमें डाली गई है। ठीक है, ये लाल स्याही इसमें डाल दी गई है। उसके बाद इसका पूरे का रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। अब हमने कोई भी शाक का पौधा लेना है। शाक का पौधा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो छोटे पौधे होते हैं और आसानी से उनको हम यहाँ क्रियाकलाप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो शाक का कोई भी, जैसे मान लो पालक का ही पौधा ले लिया आपने, पालक का तना लेना है, पालक उसके तने के साथ। ठीक है, क्योंकि हमने तने का ही तो यहाँ पर क्रियाकलाप करना है ना, तो उस तने के साथ वाला, या फिर धनिया है जैसे वो ले सकते हैं आप यहाँ पर, तो उसको तने को के साथ थोड़ी सी टहनियाँ भी होंगी, इस तरह से हमने उसको काट कर और इसमें डाल देना है। ठीक है, इस गिलास में जिसमें लाल स्याही है। इसके बाद क्या करेंगे आप कि इसको छोड़ देंगे, इसको 1 दिन के लिए छोड़ दें, आपकी मर्जी है 1-2 दिन के लिए इसे छोड़ दें। उसके बाद जब आप इसे देखते हैं तो देखिए ये जो नीचे वाला जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो है यहाँ साइड में, ये इस तने को काट के दिखाया गया है। मतलब तने को जब आप ब्लेड से काटेंगे, जैसे ये तना है इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे तो आपको ये लाल रंग इसके बीच में दिखाई देगा। आप तने का कहीं से भी ये जो भाग है इसका, चाहे कहीं से भी कट करके देखेंगे तो उसमें आपको ये लाल रंग बीच बीच में दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो लाल स्याही वो तने के जो नीचे वाले हिस्से में
में थी, मतलब हमने तो केवल नीचे वाला हिस्सा डुबोया है ना पानी में, तो वह पूरे तने के सारे भागों में, मतलब कि इस पौधे का जो भी हमने एक टुकड़ा टहनी ली है वो उसमें सभी में वह पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि तना जो है वह संवहन का कार्य करता है, जल के संवहन का। ठीक, तो अब यही हम लोगों ने क्रियाकलाप में लिखा है, आप इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, क्रियाकलाप हमारा शुरू है यहाँ से। इसमें पहले है आवश्यक सामग्री, कि जो क्रियाकलाप के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले वो लिखा है। एक गिलास, फिर जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा और एक ब्लेड। ठीक है, अब इसका प्रक्रिया या प्रोसीजर कि हमने इसमें करना क्या क्या है। तो गिलास में 1/3 जल लेकर उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें। अब किसी शाक के तने को काटकर गिलास में रखें। अगले दिन इस तने और उसकी शाखाओं को ध्यान से देखें। आपको शाक के कुछ भाग लाल दिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि तना जल का संवहन करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से तना जल का संवहन करता है। अब आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा है पौधे की पत्ती का नामांकित चित्र बनाएं। किसका बनाना है बच्चों? पत्ती का बनाना है, और विभिन्न भागों का वर्णन करें, और उसके जो विभिन्न भाग होते हैं वो भी बताने हैं। तो देखो, आपने देखा होगा पत्तियां जो होती हैं पेड़ों की वो इस तरह से होती हैं, अलग अलग पत्तियां, अलग अलग थोड़ी सी शेप आकृति उनकी अलग होती है। तो यहाँ ये मैंने बना दी है आपके लिए। इसमें अब ये देखिए, ये हमारा तना है। ठीक है, इस तने से ये पत्ती का ये छोटा सा भाग जो होता है ये जुड़ा होता है। ठीक, तो ये जहाँ पर तना इसके साथ जुड़ा होता है पत्ती के इस भाग से, इस जोड़ को यहाँ पर ये आधार है जैसे समझिए, तो इसी से इसका नाम पड़ा है पर्ण आधार। तो पर्णाधार, तो ये हो गया हमारा पर्णाधार। ठीक है, ये इस भाग को आप तना लिखेंगे, ये तना है, तने के साथ ये पत्ती का जो भाग जुड़ा हुआ है वह है पर्णाधार। अब ये जो छोटा सा भाग पत्ती का जो इससे जुड़ा हुआ है, इस भाग को कहा जाता है पर्णवृंत। क्या कहेंगे बच्चों? इस भाग को कहेंगे पर्णवृंत। तो ये हमारा पर्णवृंत। ठीक है, ये पर्णवृंत हो गया। अब पत्ती का ये पूरा चौड़ा भाग जो ये आपको ये पूरा दिख रहा है, बड़ा जो भाग होता है, हरा रंग का चपटा जो भाग होता है, इस पूरे भाग को कहा जाता है फलक। क्या कहेंगे? फलक। ठीक है, तो ये है हमारा फलक। इसके बाद आपने पत्ती में कुछ इस तरह से लाइनें देखी होंगी। ठीक है, ये जो लाइनें इस तरह से पत्ती में बनी होती हैं, इनको कहा जाता है शिरा। ठीक है, तो बहुत सारी हैं तो शिराएं। ठीक, तो ये एक जो है उसके लिए शिरा, अनेक हैं शिराएं। तो इस तरह से ये हमारे पत्ती का पूरा अलग अलग भाग मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। अब इनके बारे में जो लिखा हुआ है वो हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इसमें जो लिखा है फलक, पहला भाग जो लिखा हुआ है, पत्ती के चौड़े भाग को फलक कहते हैं। ये इसमें ये जैसे दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग है पत्ती का, ये फलक है। इसके बाद शिरा। शिरा कौन सा है? अभी हमने देखा था, जो ये पतली पतली जो इसमें लाइनें ये जैसे काले रंग से दिखाई गई हैं, ये सारी क्या हैं? इसकी शिरा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शिरा वाला पोर्शन कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक, तो फलक में पतली धागे जैसी संरचनाएं शिराएं होती हैं। ठीक, इसके बाद है पर्णवृंत। पर्णवृंत क्या है? पत्ती जिस भाग द्वारा तने से जुड़ी होती है वह पर्णवृंत कहलाता है। तो ये है तना। ठीक है, ये इस भाग से, ये वाली जो छोटी सी डंडी है, इससे यह है पत्ती तने से जुड़ी हुई है, ये है पर्णवृंत। ठीक है, और ये वाला भाग मैंने आपको बताया था जहाँ पर ये तने के साथ जुड़ी होती है वह होता है पर्णाधार। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा पत्ती का पूरा चित्र हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है, पत्तियों में शिरा विन्यास क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा है शिरा विन्यास। शिरा कौन सी होती हैं पत्तियों में? पहले तो कि जैसे हमारे पास ये एक पत्ती है और इसमें ये जो पतली लाइनें होती हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, ये एक मध्य शिरा है बीच वाली। ये क्या है? मध्य शिरा, जो बड़ी शिरा होती है। ठीक है, इसको मध्य शिरा कहा जाता है, और बाकी ये छोटी छोटी शिराएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो संरचना होती है ये एक डिज़ाइन बनाती है। ठीक, पत्तियों में इन शिराओं का एक डिज़ाइन बनता है या पैटर्न बनता है, उसी को शिरा विन्यास कहा जाता है।
इसको क्या कहते हैं बच्चों? शिरा विन्यास। ठीक है, तो ये पत्तियों में जो डिज़ाइन होता है या पैटर्न, हम इसको क्या लिखेंगे? डिज़ाइन या पैटर्न। आप डिज़ाइन भी लिख सकते हैं, पैटर्न भी लिख सकते हैं, कोई भी एक वर्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि पत्तियों पर शिरा द्वारा बनाए गए जो डिज़ाइन होते हैं या पैटर्न होते हैं उन्हीं को शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। आगे जो लिखा है, आगे लिखा हुआ है कि शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है। तो अभी हमने पढ़ा शिरा विन्यास। ठीक है, अब उसके प्रकार कि वह कौन कौन से प्रकार का होता है। तो देखो बच्चों, पत्तियाँ जो होती हैं, जैसे ये आपकी एक पत्ती है। ठीक है, इस पत्ती में ये पतली लाइनें आपकी शिराएं हैं, और ये शिराएं जो हैं, मान लो इस तरह से और भी ऐसे बनी हुई हैं बहुत सारी, ऐसे देखो ये एक जाल की तरह बन रही हैं, है ना, एक दूसरे को काटती जा रही हैं। तो ऐसा जो शिरा विन्यास या फिर डिज़ाइन जो है पत्तियों में शिराओं का, उसको कहते हैं जालिका रूपी। ठीक है, ये कौन सा शिरा विन्यास हो गया? जालिका रूपी। ठीक है, अब आपने कुछ पत्तियां देखी होंगी, जैसे ये इस तरह से मेनली घास की पत्ती जैसे आपने देखी होगी, कई ये इस तरह से उनमें ऐसे लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, उनमें शिराएं जो होती हैं वो एक दूसरे को काट नहीं रही होती हैं, वो एक दूसरे के ऐसे समांतर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इन शिरा विन्यास को कहा जाता है समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, ये कौन सा शिरा विन्यास हो गया बच्चों? समांतर शिरा विन्यास। तो इस तरह से हमने देखा दो तरह के शिरा विन्यास हैं, पहला जालिका रूपी, दूसरा समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो अब यहाँ जो लिखा है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। पहला जालिका रूपी शिरा विन्यास, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बना डिज़ाइन यदि मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है। कैसा है बच्चों? जाल जैसा। ये शब्द आपने याद रखना है कि जाल जैसा होता है, तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा है समांतर शिरा विन्यास, पत्तियों पर बने डिज़ाइन में यदि शिराएं एक दूसरे के समांतर हों, समांतर मतलब समान अंतर पर, तो ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। आप ये इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये आपकी बुक का चित्र है ऊपर वाला। ये इस तरह से देखो, ये पत्ती है, इसमें ये शिराएं हैं जो एक दूसरे को, इनके बीच में छोटी छोटी और शिराएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका जालिका रूपी। ठीक है, दूसरा ये घास के जैसा पौधा है जैसे मान लो, तो इसमें यहाँ पर ये इस तरह सीधी सीधी जो लाइनें हैं, ठीक है, ये सीधी सीधी लाइनें एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। नीचे वाले आप चित्र में अच्छे से देख सकते हैं, जैसे ये दिखाई हुई हैं। ये देखिए, ये क्या है? समांतर शिरा विन्यास। ये कौन सा है? समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो इस तरह से ये आप दोनों जो चित्र भी साथ में बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, तो इसलिए आप चित्र ज़रूर साथ में बना लें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में ये शिरा विन्यास का पहले चित्र फिर से अच्छे से समझाया हुआ है, आप इसी को अच्छी से और बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये जालिका रूपी जो शिरा विन्यास है बिल्कुल यहाँ साफ अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से, और इसमें फिर और छोटी छोटी शिराएं दिख रही हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक, और ये आप समझ गए होंगे ये किसका पत्ता है? ये केले का पत्ता है, साफ दिख रहा है। और इसमें ये इस तरह से, ये देखिए, ये जो शिराएं हैं वो ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल मतलब समांतर है, समान दूरी पे हैं, एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। तो ये समांतर शिरा विन्यास। यहाँ पर ये इसको ब्लैक एंड वाइट में दिखाया गया है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, ये इसकी शिराएँ हैं। ठीक है, ये समांतर शिरा विन्यास हो गया। और ये जालिका रूपी शिरा विन्यास, ये कौन सा है बच्चों? ये है आपका जालिका रूपी। ठीक है, और ये आपका समांतर शिरा विन्यास। तो इस तरह आपको इनमें से आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। आपकी सहायता के लिए ये चित्र लगा दिए हैं हमने, तो आप इनमें कोई भी चित्र उस आंसर के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हो गया, अब देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जालिका रूपी शिरा विन्यास के पौधों के उदाहरण लिखें। अभी हमने शिरा विन्यास देखा कि
जालिका रूपी कौन सा होता है ना। तो उसके अब हमें पौधों के नाम भी पता होने चाहिए ना कि किस किस में हमें ये मिल सकता है, तो उसकी पत्तियां हम आसानी से देख लें, है। तो पहला देखो पीपल है, तुलसी है, धनिया है, गुड़हल है, इनमें से किसी के भी पत्तियां तोड़कर आप चेक कर सकते हैं। उनकी पत्तियां जो होंगी उनमें ऐसे जाल वाला शिरा विन्यास होगा जिसमें शिराएं एक दूसरे को काट रही होंगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समांतर शिरा विन्यास वाले पौधों के नाम लिखें। तो समांतर शिरा विन्यास में घास हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार, इन सब की पत्तियां जो होती हैं इस तरह से शिरा विन्यास की होती हैं जिसमें शिराएं एक दूसरे को काट नहीं रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपका समांतर शिरा विन्यास हो गया। तो ये उदाहरण आपने ज़रूर याद करने हैं, अक्सर टेस्ट में इस तरह के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस में समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। तो आपको नाम याद होंगे तो आप आसानी से छांट लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ ये शब्द जो है वाष्पोत्सर्जन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वाष्प प्लस में उत्सर्जन, ठीक है। वाष्प प्लस में उत्सर्जन, तो वाष्प और वाष्प का जब उत्सर्जन हो रहा है तो वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, ठीक। तो अब वाष्प जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हम पौधों की बात कर रहे हैं तो पौधों में जल लेने का कार्य जो है, जो सामने धूप में जो रहते हैं पौधे वो जो जल लेते हैं, जड़ें जल प्रोवाइड करती हैं, तो जड़ों से जल कहाँ पहुँचता है, पत्तियों में, है ना। जो पत्तियाँ जो हैं अब वहाँ पर अधिक गर्मी के कारण क्या करती हैं, वो उसमें से जलवाष्प जो हैं वह अधिक गर्मी से या अत्यधिक प्रकाश जो ऊर्जा है उसके कारण वह वहाँ से उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है। और मतलब उत्सर्जित हो जाना, बाहर निकल जाते हैं, इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर जो लिखा हुआ है, आंसर में क्या लिखा है, पत्ती से जल की बूंदें, किसकी बूंदें बच्चों, जल की बूंदें, जल वाष्प के रूप में, किसके रूप में, जल वाष्प के रूप में जब बाहर निकलती हैं तो यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर एक आपकी बुक में क्रियाकलाप भी दिया हुआ है, ठीक है। उसमें ये इस तरह का क्या किया है, एक पत्ती है, आप खुद भी इसे करके देख सकते हैं। मतलब एक छोटी सी टहनी लेंगे किसी भी पौधे की और उसकी जो पत्ती हैं उनको ऊपर से आप कोई भी पॉलीथीन यानी पारदर्शी कवर जो है उससे ढक देंगे। पॉलीथीन जैसे होती है ना, ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, तो उससे आप इसे ढक सकते हैं आसानी से। इसको पूरी तरह से अच्छे से बांध देंगे। ये क्या है, पॉलीथीन ले सकते हैं आप यहाँ पर, पॉलीथीन, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाली पॉलीथीन मतलब कि जो पारदर्शी होती है वाइट कलर की पॉलीथीन, वो लेंगे तो आपको आसानी से इसमें जो बूंदें हैं वो दिखाई देंगी, परीक्षण करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको पत्ती को हमने बांध कर पॉलीथीन से मान लो धूप में रख दिया है, ठीक है। उसके बाद आप 3-4 घंटे बाद जब इसको देखेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं सुबह रख दें और शाम को देखें, तो उसके बाद क्या होगा, जो इस पॉलीथीन को हटाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे जो वाष्प कण हैं वो दिखाई देंगे उस पॉलीथीन के ऊपर। तो ये वाष्प कण कहाँ से आए, ये इस पत्तियों से आए, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि पत्तियां जो हैं वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं। तो वही यहाँ पर आंसर भी लिखा है, आपने अभी पढ़ा था कि पत्ती से जल की बूंदें जल वाष्प के रूप में जब बाहर निकलती हैं तो यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। तो पौधे जिस प्रक्रम से अपना भोजन बनाते हैं वह बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रम होता है, प्रकाश संश्लेषण। ये आपने नाम बिल्कुल याद करना है। पौधे किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, जिसमें पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। अब देखो पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए कहीं इधर उधर तो नहीं जाते ना, वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, है ना। तो इसलिए वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने लिए भोजन संश्लेषित कर लेते हैं और यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। तो इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है। अब तना है, या जैसे हमने बात करी थी पीछे
कि ये तना है, तने को जल कहाँ से मिल रहा था, जड़ देती है ना, नीचे जो है पौधे की मिट्टी में जो जड़ है वही देती है। ये देखो यहाँ पर ये चित्र की सहायता से आपको दिखाया हुआ है, ये जड़ें हैं, है ना। तो ये जो जड़ें जो होती हैं ये ज़मीन में से, ये क्योंकि मिट्टी के अंदर तो यही गई हुई हैं, ये वहाँ मिट्टी में से जल लेंगी, ठीक है। जल क्या ले लेंगी, जल ले लेंगी और साथ में खनिज भी लेती हैं। यहाँ क्वेश्चन में केवल जल पूछा है, तो आप इस अगर खनिज भी पूछते हैं तो भी आपका आंसर वही होगा, क्या होगा, जड़। जड़ जो हैं वह तने को देंगी जल, और तने के साथ में टहनियों पर पत्तियां लगी होती हैं, तो इस तरह से पत्तियों तक वह जल पहुंच जाता है, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो लिखा है, जड़ कितने प्रकार की होती हैं। अभी हम लोगों ने जड़ की शुरुआत करी है पढ़ने की, तो इसलिए जड़ों के बारे में जानना है कि जड़ जो है वह कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः बच्चों जड़ जो होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। अब वह 2 कौन कौन से प्रकार हैं आपके, वह एक तो है मूसला जड़, ठीक है, एक को हम कहते हैं मूसला, और दूसरी जो होती है वह हमारी झकड़ा। बच्चे इस शब्द को ध्यान से लिखें, ये झ झंडा वाला झ है, ठीक है, झकड़ा जड़। तो ये 2 होती हैं, 2 तरह की, मतलब 2 प्रकार की जड़ हो गई हमारी, कौन कौन सी, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। अब इनके बारे में हम लोग और थोड़ा जान लेते हैं कि ये जड़ें कैसी होती हैं, ठीक। तो अब ये देखिए, मैं आपको एक ये नीचे जो चित्र दिए हुए हैं इनसे ही एक बार पहले बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वाली जो जड़ आप देख रहे हैं, इसमें ये देखिए ये एक मेन जड़ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देखिए ये एक मुख्य जड़ है, ठीक है। इस मुख्य जड़ से अलग से ये इस तरह से साइड से और जड़ें निकल रही हैं। आपने गाजर मूली कभी अगर नीचे जड़ से ज़मीन से निकाल के देखी हो तो भी आपको दिखेगा कि गाजर मूली जो होती हैं वो एक्चुअल में रूपांतरित जड़ें होती हैं, और उनके छोटे छोटे बाल भी साथ में छोटी जड़ों का काम करते हैं, ठीक है। आपने इनमें देखा होगा वो। तो ये क्या है, एक मान लो ये एक मूसल की तरह एक जड़ है जो हमने यहाँ इस चित्र में देखा। तो ऐसी जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और उसमें से छोटी छोटी और जड़ें निकल रही होती हैं, उसको कहा जाता है मूसला जड़। ये कौन सी जड़ है बच्चों, मूसला जड़, ठीक है। और दूसरी तरह की जड़ें जो आपने जैसे देखी होंगी, इस तरह से पूरी जड़ें जो हैं एक जड़ ना होके वहाँ पर बहुत सारी ऐसे जड़ देखती हैं। मक्का का या गन्ना का पौधा अगर कभी आपने देखा है तो उसमें ऐसी ही जड़ें होती हैं, या फिर घास का जो पौधा की जड़ अगर कभी उखाड़ के देखी होगी तो भी आपको वहाँ आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी मुख्य जड़ है। सारी ही जड़ें ऊपर से आधार से ही निकल रही होती हैं और उसके ऊपर फिर तना होता है, ठीक है। तो ऐसी जड़ें जिसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं दिखाई देती, इसको कहते हैं झकड़ा जड़, ठीक है। अब ये जड़ें जो होती हैं ना बच्चों, ये मतलब धागे के रेशे की तरह ऐसे फैली हुई होती हैं, है ना। तो इसलिए इनका एक और नाम भी रखा गया है, रेशेदार जड़। तो आप इन्हें रेशेदार जड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो झकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़ एक ही बात है। मूसला जड़ जो है जैसे मूसल की तरह एक मुख्य जड़ होगी उनकी, और उससे छोटी छोटी और जड़ें निकल रही होंगी, तो वो मूसला जड़ है, ठीक है। उम्मीद है आपको चित्र की सहायता से ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। अब आंसर में जो लिखा है देखते हैं। पहला है यहाँ पर मूसला जड़, ठीक है। तो एक बार पहले इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये हो गया, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। मूसला जड़, पौधे की ऐसी जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ होती है। कितनी होंगी मुख्य जड़ बच्चों, एक ही होगी, एक मुख्य जड़ होती है और उससे छोटी छोटी पतली जड़ें निकलती हैं। इन्हें मूसला जड़ कहते हैं। उदाहरण भी दिए हैं साथ में इसके। उदाहरण हो गया जैसे नीम, आम आदि, ठीक है। नीम का पौधा जो होता है या पेड़ जो होता है नीम का, आम का पेड़ जो होता है, उनकी एक ही जड़ होती है, ठीक है। अब आप इतने बड़े पेड़ की तो जड़ निकाल के नहीं देखेंगे, पर जब वो छोटे पेड़ होते हैं तो उनकी जड़ें आप देख सकते हैं, ठीक है, छोटे पौधे जब होते आएंगे। इसके बाद दूसरा है झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़। कौन सी जड़, झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार। अभी हमने बात की थी झकड़ा को हम रेशेदार जड़ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पौधे की ऐसी
जड़ जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, यहाँ पर मुख्य जड़ नहीं है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। इनमें रेशे जैसी अनेक जड़ें होती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको रेशेदार जड़ कहते हैं। उदाहरण भी दिया है इसका साथ में, घास या मक्का, ठीक है, घास और मक्का की जड़ें जो होती हैं वो ऐसी ही जड़ होती हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। इसे पीछे वाले चित्र में आप देखिए एक बार, ये देखिए यहाँ इस चित्र में ये जो जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये आप बता सकते हैं कौन सी होंगी? सोचेंगे तो आपको पता चला होगा, ये सारी जड़ें, कोई भी इसमें मुख्य जड़ नहीं दिखाई दे रही है, देखिए। और ये पौधा किसका दिख रहा है? गन्ने का, है ना। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कैसी जड़ें हैं? झकड़ा जड़, क्योंकि कोई भी मुख्य जड़ नहीं दिखाई दे रही है, सारी ही अलग अलग जड़ें फैली हुई हैं, झकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़, ठीक है। ये कौन सी हो गई हमारी? झकड़ा जड़ या रेशेदार, ठीक। तो आपको उम्मीद है इस चित्र से अच्छे से समझ आ गया होगा ये। अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, पौधे में जड़ का कार्य लिखें। अभी तक हम लोगों ने जड़ के प्रकार पढ़े, है ना। अब उसका कार्य के बारे में सबसे मेन कार्य तो अभी हम लोग पढ़ते आ ही रहे हैं, बार बार जिक्र हो रहा है उस बात का कि ये मान लो अगर तना है तो तने को जो जल कहाँ से मिल रहा है? जड़ ही दे रही है ना, तो यही इनका काम हो गया। जड़ का काम क्या हो गया? तने को जल पहुंचाना, खनिज पहुंचाना, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा काम, जैसे तना जो है पौधे को सीधा खड़ा रखता है, ऐसे ही जड़ अगर मान लो पौधे में ना हो तो क्या वो तना रह सकता है? नहीं ना। आपने देखा होगा आंधी तूफान जब ज़्यादा आ जाता है तो ये जो जड़ होती हैं पौधे की वह उखड़ जाती हैं, और पौधे की जड़ जब उखड़ गई तो पौधा गिर गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जड़ जो हैं वो मजबूती से पौधे को खड़ा रखती हैं एक जगह पर, है ना। तो अगर तना उसको सीधा खड़ा रख रहा है, देखिए दोनों में अंतर है, ये इसको सीधा खड़ा रखने में मदद करता है तना, ठीक है, परंतु जड़ उसको मजबूती से पकड़ बनाए रखती हैं, मजबूती से ज़मीन में उसकी पकड़ बनाए रखती हैं ताकि पेड़ या पौधा जो है वह गिरे नहीं, ठीक। तो ये इसके दो मुख्य कार्य हो गए। अब जो आंसर लिखा है वो देखते हैं। जड़ पौधे की मजबूती से, पौधे को लिख लेना बच्चों, यहाँ गलती से की लिखा गया है, आप इसको की जगह को लिखा लेना, को। जड़ पौधे को मजबूती से खड़ा रखती हैं। जड़ पौधे के लिए भूमि से जल और खनिज का अवशोषण करती हैं, है ना। बिल्कुल ठीक है ना, ये दोनों काम हो गए जड़ के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, पौधे का कौन सा भाग स्थिरक कहलाता है? आप देखियो बच्चों, स्थिरक शब्द जो है इसका मीनिंग क्या होगा? जो स्थिर करने वाला है ना, जो एक ही जगह पर किसी चीज़ को स्थिर करके रखे वह स्थिरक हो गया। तो अभी हमने ऊपर ही बात करी कि अगर जड़ ना हो तो पौधा जो है वो गिर जाएगा, आंधी तूफान जब आते हैं तो उसमें वो गिर जाता है। तो इसका मतलब कौन सा भाग होगा जो पौधे को का स्थिरक कहलाएगा? बिल्कुल ठीक सोचा आपने, वह है जड़। जैसे यहाँ ये चित्र में दिखाया हुआ है, देखो अगर जड़ ना हो पौधे की तो वो पौधा गिर जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? जड़। अब देखते हैं आंसर, जड़, यही आंसर लिखा हुआ है क्योंकि ये पौधे को ज़मीन में मजबूती से जमाए रखती हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कुछ ऐसी जड़ों के नाम लिखें जो भोजन संग्रहित करती हैं और रूपांतरित जड़ कहलाती हैं। अभी पीछे ही हमने बात करी थी, जैसे गाजर वगैरह जो होती हैं, यहाँ चित्र में आपको दिखाया भी गया है। ये देखिए गाजर है, ये आपकी शलगम है, ये मूली है, ठीक है। ये सभी आपको ज़मीन के नीचे मिलती हैं, है ना। आप जब इन्हें ज़मीन से उखाड़ के ही प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये जो ज़मीन के नीचे हैं, अब ज़मीन के नीचे वाले भाग को हम कहते हैं जड़, यही कहते हैं ना। अब ये यानी कि जड़ तो हैं परंतु ये पूरी तरह से जड़ नहीं है, क्योंकि इनको हम खाने के रूप में, मतलब भोजन के रूप में खाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है रूपांतरित जड़, यानी कि इन जड़ों का रूप जो है वह बदल गया है, ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है रूपांतरित जड़। और इनके रूप को परिवर्तन करने के कारण इनमें भोजन जो है वह संग्रहित हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया? भोजन इकट्ठा हो गया। अब इसे भोजन के रूप में क्या है, जैसे अगर हम गाजर खा रहे हैं तो वो गाजर जो है वो एक तरह से भोजन हो गया ना, हम खाने के यूज़ कर रहे हैं उसे।
या फिर ये शलजम जो है ये खाने के काम आ रही है, या ये मूली जो है आपकी ये भी खाने के काम आ रही है ना। तो ये सब क्या है, संग्रहित भोजन है हमारे लिए, ठीक। और ये कैसे हुआ, जब इस जड़ ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। रूप परिवर्तन करने के कारण इनको कहते हैं रूपांतरित जड़ें, और ये भोजन संग्रहित करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा उसको अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि आंसर क्या लिखा है। कुछ पौधों की जड़ भोजन संग्रहित करती हैं। संग्रहित करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। क्या करना, इकट्ठा करना, ठीक है। उनके अंदर भोजन जो है इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इन्हें खाया जाता है। जब भोजन इकट्ठा हो गया तो उन्हें खाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है ना। तो इसीलिए इन्हें रूपांतरित जड़ भी कहते हैं। तो इसके उदाहरण भी हैं, अब देखो, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, चुकंदर आदि, ठीक है। तो ये सारी की सारी जड़ें जो हैं जिनको हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, ये हमारी रूपांतरित जड़ें कहलाती हैं, और इनको खाया जाता है, भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो बने। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और कमेंट कर दें, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।